वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। मतलब जब हमारी मूवीज़ में आवाज़ आई। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। वो सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। सबसे पहले जब मूवीज़ बनना शुरू हुई थी ना, आपको पता होगा, सबसे पहले मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र, जिसमें कि आवाज़ नहीं थी। ठीक है, वो सिर्फ एक पिक्चर चल रही थी, मतलब मूवी टीवी पे, और लेकिन उसमें वो आवाज़ नहीं आती थी। तो उसके बाद जब आवाज़ वाली जो फर्स्ट मूवी थी उसका नाम था आलम आरा, और जब ये मूवी आई थी तो उसके पोस्टर पे ये लाइनें लिखी हुई थी। वो सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। 78 मतलब 78 जो उस मूवी में काम कर रहे थे, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक, वाक मतलब होता है ना बातें, तो मतलब आवाज़ के साथ, फिल्म आलम आरा, ये नाम था पहली मूवी का, के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। और ये कब की बात है? 14 मार्च 1931 की। वो ऐतिहासिक तारीख 14 मार्च 1931, ये डेट जिस दिन पहली मूवी रिलीज़ हुई थी आवाज़ के साथ, भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। ये बहुत बड़ी बात थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। मतलब इंडिया में इससे पहले जो भी मूवीज़ बनती थी ना, उनमें आवाज़ नहीं थी। ये पहली मूवी थी जिसमें डायलॉग्स थे, जिसमें आवाज़ थी। हालांकि वो दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मतलब मूक सिनेमा बिना आवाज़ का, जिसे कहते हैं ना मूक, उस समय वो भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, बहुत ही फेमस था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। मतलब जिस साल ये रिलीज़ हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि इसके आते ही लोगों को बस ऐसा लगा कि भाई अब तो आवाज़ के साथ ही आनी चाहिए। उस समय वो टॉप पे चल रही थी और उनका जादू तब भी चलता रहा। उस साल बहुत सारी फिल्में बनी मूक, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी, जिन्होंने ये मूवी बनाई थी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। ठीक है, इन्होंने 1929 में मूवी देखी थी, बोलती हुई फिल्म आवाज़ के साथ, जिसका नाम था शो बोट, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उन्होंने सोचा भाई जब यहाँ बन सकती हैं तो हमारे यहाँ भी बन सकती हैं। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा मतलब होता है स्क्रिप्ट, कहानी। और पहले क्या रंगमंच क्या होता था ना, स्टेज पे नाटक किए जाते थे। तो उन्होंने एक पारसी नाटक की, एक फेमस सा नाटक था, उसको ले लिया और उसके ऊपर ही उन्होंने वो अपनी स्क्रिप्ट बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। अब जो नाटक होता है वो तो बना बनाया होता है, उसमें डायलॉग्स भी होते हैं, उसमें गाने भी होते हैं। तो इन्होंने स्क्रिप्ट जो बनाई थी ना, उस नाटक के कई गाने ऐसे के जैसे ही उठा लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई भी संवाद लेखक नहीं था। ठीक है, जब शुरू हुआ था ना, अब तो क्या होता है डायलॉग लिखे जाते हैं, राइटर्स लिखते हैं, लेकिन जब पहले था ही नहीं तो डायलॉग्स लिखने का तो भाई कौन ही लिखेगा। गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। मूवीज़ में जब गाने उन्होंने शुरू किए तो कोई गाना लिखने वाला भी नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार, कोई म्यूज़िक वाला भी नहीं था, कोई नहीं था उनके पास। इन सब की शुरुआत होनी थी। अब मूक फिल्मों में इनका काम नहीं था, मतलब इनकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जब आवाज़ शुरू हुई तो आवाज़ में क्या होता है, गाने भी आए, डायलॉग्स भी आए, म्यूज़िक भी आया। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। अब भाई वो डायरेक्टर भी थे, पर उन्होंने क्या किया, खुद ही धुन बनाई उन गानों की। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। अब म्यूज़िक के नाम पे उनमें सिर्फ ही 3 वो थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन, जिनसे इन गानों में म्यूज़िक दिया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। फिल्म में देखा होगा ना, जब नंबरिंग आती है तब आता है कि भाई किसने क्या किया, लेकिन ये मूवी ऐसी थी जिसमें किसी का भी नाम नहीं था
क्योंकि उस समय तक ये चीज़ें ना आई ही नहीं थी, वो इनकी कोई पोस्ट बनी ही नहीं थी। तो किसी ने तबला बजा दिया, किसी ने म्यूज़िक बना दिया, तो उस समय मतलब ये एक टाइम था जब इन चीज़ों की ज़रूरत लगने लगी, और जब होता है ना जब ज़रूरत पड़ती है तभी उन चीज़ों का आविष्कार होता है, तभी लोग आते हैं। जैसे जब डायलॉग राइटिंग के लिए आए, तब राइटर्स भी मिल गए, बाद में राइटर्स भी बन गए उसके। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक मतलब सिंगर बने WM खान, जिन्होंने वो पहला गाना गाया। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये क्या था, ये फर्स्ट सॉन्ग था बॉलीवुड का। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब क्या था, पहले तो देखो लाइट वाइट का सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, म्यूजिक का भी मतलब कैसे रिकॉर्ड करना ये चीज़ें नहीं थी, किस फॉर्म में रिकॉर्ड करना ये भी नहीं था। क्या करते थे, रात में शूटिंग करते थे। अब जब रात में शूटिंग करते थे तो मूक युग की अधिकतर फिल्मों का क्या था, दिन के प्रकाश में ही शूटिंग कर लिया करते थे, दिन में शूटिंग कर ली। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम मतलब जैसे कि पहले क्या था, लाइट तो इतनी बनी नहीं थी कि भाई बल्ब लगा दिए, तो लालटेन या फिर ऐसी जो नकली रोशनी होती ना वो करनी पड़ती थी, अरेंजमेंट करना पड़ता था उसका। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। और अब आपने देखा होगा लाइट कैमरा एक्शन, मतलब लाइट सबसे पहले यही शब्द बोला जाता है, एक आर्टिफिशियल लाइट वहाँ लगाई ही जाती है। तो ये कब से शुरू हुआ, आलम आरा के टाइम पे। ये देख सकते हो, ये आलम आरा मूवी का पोस्टर है। अभी क्लियर नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, 1931 की। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, अर्देशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। जब आलम आरा आ गई थी उसके बाद क्या था, जो आलम आरा जो मूवी थी उसमें जो बहुत सारे स्टार्स थे, हीरो हीरोइन थे, टेक्नीशियन जिन्होंने उसमें काम किया, वो तो भाई इंडिया को दिए, मतलब उन्होंने आगे बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन अर्देशियर की जो कंपनी थी जिन्होंने ये मूवी बनाई थी, उन्होंने भारतीय सिनेमा में 150 से अधिक, तो पहले वो ऐसी मूवीज़ बना चुके थे मूक बिना आवाज़ की, और उसके बाद उन्होंने कम से कम 100 फिल्में ऐसी बनाई थी सवाक, ठीक है, डायलॉग्स के साथ, आवाज़ के साथ। अब आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अरेबियन नाइट्स तो सबने ही देखा होगा, कार्टून्स भी आते हैं, उस पर मूवीज़ भी बन चुकी है। तो ये क्या थी, ये मूवी एक फैंटेसी थी, मतलब एक सोची हुई इमेजिनरी कहानी जो होती है ना। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। अब इसमें जो डायलॉग रखे गए थे वो ऐसा भी नहीं था कि प्योर हिंदी में रखे जाएं, ऐसा भी नहीं था कि उर्दू भाषा में बनाई जाए। तो इसको क्या था, मेल मिलाप वाली, हिंदू मुसलमान, तो हिंदी उर्दू मिक्स इसके डायलॉग लिखे गए थे। इसमें गीत संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। मतलब ये पहली मूवी थी ना जिसमें गाने डाले गए, जिसमें डांस डाला गया, जिसमें म्यूजिक भी थे, जिसमें तबला वगैरह ये सब डाले गए। नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म की नायिका थी जुबैदा, ठीक है, हीरोइन कौन थी उसमें, जुबैदा। नायक थे विट्ठल, हीरो थे विट्ठल। वो उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सर्वाधिक पारिश्रमिक मतलब जिनको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे। उनके चयन को लेकर ही एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। उस समय की एक स्टोरी थी, वो इस मूवी में कैसे आए इसको लेकर। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, मतलब उर्दू अच्छे से नहीं बोल पाते थे। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। अब क्या था, मूवी के लिए सबसे पहले किसको सेलेक्ट किया गया, विट्ठल को, लेकिन उनकी उर्दू अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, निर्देशक ने, कि उसको निकाल के उनकी जगह पे महबूब को रख लिया। और विट्ठल जो थे नाराज़ हो गए इस बात पे, और अपना हक पाने के लिए उन्होंने क्या किया, मुकदमा कर दिया कि यही इस मूवी से मुझे नहीं निकाल सकते। जब उन्होंने मुकदमा कर दिया तो आगे क्या हुआ, उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। सबको पता होगा मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। तो तब के जो उस समय के क्या थे, मशहूर वकील थे, उन्होंने लड़ा था उनका ये केस। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। ये केस वो जीत गए और लास्ट में हीरो उन्हीं को बनाना पड़ा। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही, ठीक है।
उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में पहले क्या था, देखो लैंग्वेज के हिसाब से फिल्में बननी शुरू हुई थी ना, तो मराठी फिल्में अलग बनती थी, मराठी में होती थी भाषा। हिंदी फिल्मों में वो लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, स्टंटमैन जो एक्शन करते हैं। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। अब देखो पृथ्वीराज कपूर का नाम तो किसने नहीं सुना होगा। कपूर फैमिली जो चली आ रही है अभी तक, उन्होंने तो कितना ज़्यादा काम किया है हमारे भारतीय सिनेमा पे, उनकी वजह से कितना ऊपर पहुंचा है। तो इसलिए वो क्या थे, फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, उन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। ये मूवी देखो सबसे पहले किस डेट में, 14 मार्च को 1931 में, और किस हॉल में, मैजेस्टिक हॉल में लगी थी। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, मतलब 8 वीक्स तक हाउसफुल, कोई टिकट नहीं थी, मतलब पूरा फुल जाता था हॉल। और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था, कि पुलिस लगती थी उनको संभालने के लिए, क्योंकि पहले देखो एडवांस बुकिंग जैसा कुछ नहीं होता था, लाइन में लग के टिकट लेनी पड़ती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, ठीक है, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। ये बिल्कुल आप मान सकते हो, बिल्कुल जैसे कि इस समय ब्रह्मास्त्र चल रही है ना, किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा ही उन्होंने वैसी स्टोरी बना दी है, पर देखने में लोगों को अच्छी लगी, भाई हमें भी अच्छी लगी, ऐसे ही उनको भड़कीली फैंटेसी करार दे दिया। लेकिन दर्शकों के लिए ये फिल्म एकदम अनोखा अनुभव थी, उनको मज़ा आया देख के। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इस समय तो देखो आपने देखा होगा सीडी में या इनमें आपको मतलब स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पहले एक रील होती थी लंबी सी, तो उसकी लंबाई की बात चल रही है। स्टोरेज की जो मूवी जो बनी थी वो 10,000 फुट लंबी थी, उसकी रील जो बनी थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। अब देखो सबसे पहले क्या था ना, जब मूवीज बननी शुरू हुई थी तब हमारे पास स्टोरीज का भी वो नहीं था, भाई कैसी फिल्में बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, ऐसा कुछ, ये चीज़ें बाद में आई ना धीरे धीरे। सबसे पहले पौराणिक मतलब जो होते ना भगवान जी की कथाएं, उसके ऊपर मूवीज़ बनी। पारसी रंगमंच के नाटक, जो लोग वो करते थे ना, थिएटर के जो नाटक उठा लेते थे, उस पर मूवीज़ बनी। अरबी प्रेम कथाएं, मतलब जो लव स्टोरीज फेमस थी ना पुराने ज़माने की, जो कहानियाँ हम दादी नानी से सुनते हैं ना, उनको विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। सामाजिक मतलब जो हमारी सोसाइटी के ऊपर बात करती हैं कि आजकल क्या चल रहा है। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान, ऐसी एक मूवी बनाई गई, मतलब सामाजिक वाली। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। देखो ये कब की बात चल रही है, जब अंग्रेज़ों का राज था हमारे यहाँ, भारत आज़ाद नहीं था, उस समय की बात चल रही है। तो उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई सामाजिक सब्जेक्ट पे, जो सोसाइटी पे, जिसमें एक करेक्टर जो कैसा था, महात्मा गांधी जैसा। इसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। अब देखो भारत आज़ाद नहीं था उस समय तक, लेकिन जब उन्होंने ऐसी मूवी बनाई जिसमें कैरेक्टर रखा गया, तो क्या उनको क्या चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से और क्रांति बढ़ जाए। तो वो थोड़ी ना मतलब ज़्यादा नज़र रखते थे उन पे, जो ब्रिटिश प्रशासक थे उनको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था उनका ये काम। अब सबाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया। यहाँ बात चल रही है उस निर्देशक की जिन्होंने फर्स्ट मूवी बनाई थी। तो जब उनको सम्मानित करने के लिए जब 25 साल हो गए थे ना, उनको बुलाया गया, तो उन्होंने स्टेज पे क्या कहा था, तो उन्होंने इस मौके पे कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जब उन्हें सम्मान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहा गया था सबाक फिल्मों का पिता, ठीक है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। उन्होंने कहा, मैंने तो ये काम अपने देश के लिए किया है, मैं जितना कर सकता था। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, जब ये आवाज़ आ गई, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हो गई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। जब तक मूक फिल्में थीं तब तक क्या था, सिर्फ एक्टिंग करनी थी, उन्हें कुछ याद नहीं करना था, ना डायलॉग पढ़ने थे ना याद करने थे। अब जब
डायलॉग आ गए तो जो डायलॉग लिखे जाएंगे तो जो हीरो हीरोइन थे उनको वो पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। वो पढ़ेंगे तभी तो वो एक्टिंग कर पाएंगे, जब वो उन्हें याद करेंगे। सिर्फ अभिनय से अब काम नहीं चलना था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। आवाज़ कैसी है, बोलना आता है कि नहीं आता, ये चीज़ें पहले मैटर नहीं करती थी मूक फिल्मों में। आप देखने पहलवान जैसे स्टंट अच्छा कर सकते हो, बस आप हीरो बन गए। लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था, डायलॉग करने थे और गायन की प्रतिभा का कद्र भी होने लगी। गायन की प्रतिभा की देखो अब क्या था, जब उसमें गाने आने लग गए तो जो सिंगर्स थे ना, उनकी भी थोड़ी सी कदर होने लग गई भाई। इसीलिए आला मारा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। गायक अभिनेता का मतलब क्या है, जो एक्टिंग करते थे ना, जो वो ही फिर गाने गाते थे। जैसे इसमें ना किशोर कुमार का नाम भी आपने सुना होगा। किशोर कुमार बहुत अच्छा गाते थे और बहुत अच्छे एक्टर भी थे। ऐसे लोग आने लग गए। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। उन्होंने क्या किया, जब मूवीज़ बनाते थे ना तो वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा में मूवीज़ बनाते थे ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक नई तरह की ये आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। उसके बाद तो एक से एक अच्छी मूवीज़ बनी जिसको हमारे जो समाज में चल रहा होता है ना उसका बिल्कुल कहते हैं ना मिरर, प्रतिबिंब, जो बिल्कुल ऐसी कहानियाँ आई उसके बाद। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। जैसे इस समय ना हीरो हीरोइन के भाई लोग फ़ैन होते ही होते हैं, तो वो पहले टाइम पे भी था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। उस समय एक मूवी आई थी माधुरी, तो उसकी हीरोइन कौन थी, सुलोचना। तो उसकी हेयर स्टाइल जो थी ना भाई वो औरतों में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी, मतलब बिल्कुल ऐसे कॉपी करते ना। अभी भी तुमने देखा होगा यार कि सारे ना एकदम उसी की तरह लुक रखना चाहते हैं, हीरो की तरह कपड़े पहनते हैं, उसकी तरह बाल कटवा लिए अपने। तो ये पहले भी था। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। मतलब वो मूवी सिर्फ भारत में रिलीज़ नहीं हुई थी, वो श्रीलंका में भी हुई थी, बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, पश्चिम एशिया में भी वो मूवी पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। अब आपने देखा होगा फाल्के अवार्ड दिया जाता है ना, उसमें भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड में सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है ना वो फाल्के अवार्ड ही है। तो भारतीय सिनेमा के जो जनक थे जिन्होंने ये पूरा ही शुरू किया था, उनको सवाक सिनेमा के जनक वो तो क्या थे, फाल्के, जिन्होंने मूवीज़ ही बनानी शुरू करी थी। और सवाक सिनेमा के जनक मतलब जिन्होंने आवाज़ वाली मूवीज़ बनानी शुरू करी थी, तो वो कौन थे, ईरानी। उसकी उपलब्धि को भाई उन्हें तो अपनाना ही था, मतलब उन्होंने भी ऐसी ही मूवीज़ बनानी शुरू कर दी क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। वो इतना बड़ा बदलाव था ना कि भाई वो उनको वो करना ही पड़ा। मूक फिल्मों से अब काम नहीं चलना था। उसके बाद फिर सब धीरे धीरे करके सवाक फिल्मों की तरफ ही आ गए। तो इस चैप्टर को लिखा था प्रदीप तिवारी ने। तो मुझे लगता है अब चैप्टर बिल्कुल क्लियर समझ में आ ही गया होगा, इतना ईजी सा चैप्टर था। ठीक है, अगर चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बस मिलते हैं अगली वीडियो में।